हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जल में अशुद्धता के स्रोत इसके बारे में जानेंगे। तो जल में अशुद्धता के स्रोत का किस किस माध्यम से जल में अशुद्धता होने की संभावना बनी होती है। तो आज हम लोग इसी पे कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। पानी के स्रोत, जहाँ से जल आ रहा है उसके स्रोत से भी अशुद्धता हो सकती है। जल प्राकृतिक भूमिक रचना पर निर्भर करती है। जल के मूल स्थान तथा उसके बहने के रास्ते का उसके गुणों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई जलधारा श्मशान के निकट से गुजरती है तो उसके जल में जैविक मिलावट हो सकती है। जहाँ से भी जल के पाइपलाइन होते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक घर में जल की सुविधा होती है। तो हो सकता है जल के आने के जो स्रोत हैं वो कुछ गंदे स्थानों से होकर आए, जिससे जल में काफ़ी जैविक अशुद्धियाँ घुल जाए। फिर है, चूने के कुएं का पानी कैल्शियम की मिलावट के कारण भारी होता है। घरों की नालियों के गंदे पानी के जलधारा में मिलने से पानी दूषित हो जाता है। कई बार असावधानियों के कारण, जैसे जल के मूल स्थान के निकट वस्त्र या बर्तन धोने, स्नान करने या पास में गंदा जल एकत्रित होने देने से जल अशुद्ध हो जाता है। इसका पहला पॉइंट क्या है? पानी के स्रोत के स्थान। जिस भी स्थान से हम जल की प्राप्ति कर रहे होते हैं तो वहाँ उस स्थान पे ध्यान दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि अगर जल किसी श्मशान से होते हुए हमारे घर की ओर आता है तो हो सकता है अगर पाइपलाइन फटा हुआ हो तो उसमें जल में अशुद्धियाँ घुल जाती है। इसी तरह से अगर घर में कुएं का उपयोग होता है और कुएं के जल को साफ करने के लिए अक्सर लोग चूना डालकर उसे साफ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा उसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिस कारण भी जल अशुद्ध हो जाता है। उसके बाद है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक घरों में कुएं की व्यवस्था होती है और महिलाएं उसी जगह पे स्नान करना, बर्तन धोना या विभिन्न प्रकार के कार्य वहाँ जल से संबंधित करती हैं, जिसकी वजह से भी जल में अशुद्धियाँ हो जाती है। कुएं के जल में, जैसे अगर कुएं के जल में मुंडेर बना हुआ नहीं होता है तो क्या होता है कि वहीं पे उसी स्थान पे बर्तन धोए जा रहे होते हैं और उसी बाल्टी से पानी निकालना, फिर उसे वहाँ पे बर्तन साफ करना, ये सब जो है वापस क्या होता है, वहाँ जो पानी है वापस कुएं में ही चला जाता है, जिसकी वजह से कुएं का जल भी दूषित हो जाता है। फिर है ढोते समय अशुद्धियाँ। जिस स्थान से जल लाया जा रहा है, कहीं से अगर ले आने की व्यवस्था है तो उस समय भी अशुद्धियाँ हो सकती है। जैसे जल को मूल स्थान से चमड़े के मशकों, गंदे बर्तनों आदि में लाने से भी जल अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भी जल की शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब भी हम जल को किसी चीज़ में रखें या किसी बर्तन से लाने की व्यवस्था हो तो उसे अच्छी तरह से धोकर साफ करके ही उसमें जल भरना चाहिए। फिर है संग्रह करते समय अशुद्धियाँ। संग्रह करते समय पानी को कितनी ही सावधानी से संग्रहित क्यों न किया जाए, फिर भी वह कुछ समय बाद अपना चमकीलापन खो बैठता है। घड़े, सुराहियों और मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा रहता है और इनमें शुद्ध वायु आती जाती है, पर इनमें छेद होने के कारण इनमें धूल मिलकर पानी को अशुद्ध कर देती है। इनमें कीड़े भी घुस जाते हैं। धातुओं के बने बर्तनों में मिट्टी नहीं जाती, पर इनमें शुद्ध वायु का संचार नहीं होता। धातु क्या कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन में तो हल्का सा वायु आवागमन के लिए छिद्र जैसा भी होता है, लेकिन धातु के बर्तन में ऐसा नहीं होता है।
तो लेकिन क्या है कि इन बर्तनों में अगर हम कहीं से जल को लाकर संग्रह करते हैं तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उस बर्तन को प्रतिदिन अच्छे से धोकर रखा जाए, साफ सुथरे स्थान पर रखा जाए और जल उसमें भरकर और पुनः उसे एक अच्छे से साफ सुथरे बर्तन से, प्लेट से या उसके ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिदिन जल की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है और बस पानी लाकर उसमें डाल दिया जाता है, तो जो पहले से पानी है उसमें छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। तो जो भी संग्रह करता है उसे हमेशा संग्रह करने वाले बर्तन को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर है वितरण में अशुद्धताएं। वितरण के लिए सीसा आदि धातुओं के पाइपों में से गुजरते समय जल में मिश्रित पदार्थों की धातु के साथ रासायनिक क्रिया होने के कारण जल में अशुद्धियां आ जाती है। भूमि के नीचे जल के वितरण की नालियों का मल नालियों की गंदगियां भी आ जाती है। फिर नालियों अथवा गैस की नलियों से दूर होना भी आवश्यक हो जाता है, अन्यथा पानी के अशुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। जो भी वितरण क्या हो गया कि घर घर में या तो कभी कभी गर्मी के दिनों में टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है, या फिर जो पाइपलाइन बिछी होती है उसमें भी कहीं कहीं से पाइप फट जाने की वजह से उसमें पानी में गंदगी घुल जाती है और सारे जल को प्रदूषित कर देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो चार स्रोत थे जल के अशुद्धता के स्रोत थे। आइए हम लोग देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का महत्व। हम लोगों के स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल का क्या महत्व है। तो संक्रमित जल पीने से हम कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जल के माध्यम से बहुत सारे रोग फैलते हैं। तो हम क्यों ना स्वच्छ जल पीकर स्वस्थ रहें। आइए उसके बाद अगला है, यदि जल में छोटे छोटे कण जैसे लकड़ी, रेत, तिनके आदि विद्यमान हो तो वह आंतों में घर्षण पैदा करते हैं, जिससे कि अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आंतों में रगड़ खाने से क्या होता है, छोटे छोटे तिनके या रेत हैं, बालू के कण हैं, तो वो आंतों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। कभी कभी व्यक्ति अतिसार रोग से भी ग्रसित हो जाता है। फिर है अशुद्ध जल में कई बार विभिन्न प्रकार के कृमि के अंडे जैसे हुक कृमि आदि तैरते रहते हैं। ऐसा जल पीने पर इनके अंडे शरीर में पहुंचकर टूट जाते हैं और प्रौढ़ कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। यह मनुष्य द्वारा अवशोषित भोजन का अंश खाते हैं। जो भी मनुष्य भोजन करता है उसके बचे खुचे शरीर में जो अन्न अवशोषित होता है उसको ये कीड़े खाने लगते हैं, जिससे वह पर्याप्त पोषण से जिससे क्या होता है, मनुष्य जो है वो पर्याप्त पोषण से वंचित रह जाता है, क्योंकि वो जो भी भोजन ग्रहण करता है वो कीड़े अपने आहार में ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि मनुष्य जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पोषण से वो वंचित हो जाता है। जल में घुलनशील लवण जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड की अधिक मात्रा होने पर भी अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी पाचन संबंधी बीमारियां भी हो जाती है। खाना नहीं पचना, बार बार शौच अनुभव होना, ये सब कारण बन जाता है। तो क्या है, ये सब जल के अशुद्धियों के कारण होता है। फिर है जल में कारखानों से निकले जहरीले पदार्थ जैसे सीसा, जिंक, क्रोमियम, निकल आदि के मिले होने पर शरीर में अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थों का भी जल में मिल जाना ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ। क्या है, ये सब तो था
जल में अशुद्धता के स्रोत, पहले हम लोग इसके बारे में जाने। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता। फिर हम लोग देखते हैं जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ। अगर जल अशुद्ध है तो उसे किस प्रकार से शुद्ध करके हम लोग प्रयोग हेतु बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छ जल पीना बहुत ज़रूरी है। जल को स्वच्छ रखने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो निम्नलिखित है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारियाँ हर किसी को है। जैसे पानी को उबाल कर पीना, फिटकिरी के माध्यम से पानी को स्वच्छ करना, और इसके अलावा भी हम लोग कपड़े से छान कर पीना, फिल्टर कर पीना। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ अच्छे से प्राप्त कर लें, जिससे हम सभी लोग अपने क्रियाकलापों के माध्यम से इसे कर सकें। तो सबसे पहला है उबालना, इसे बॉयलिंग भी कहते हैं। उबालने से पानी के ठोस तत्व जैसे चौक, कार्बनिक तत्व, रोगजनक तत्व आदि समाप्त हो जाते हैं। गृह कार्य के लिए पानी को शुद्ध करने की यह उत्तम विधि है। पानी को कम से कम आधे घंटे के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम तक उबालना चाहिए। कितने डिग्री पे उबालना है इसको? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कम से कम आधे घंटे तक इसे उबालना है। जल को उबालने से पानी स्वादहीन हो जाता है। यह उसमें घुली हवा न होने के कारण होता है। इसके लिए यदि उबले हुए जल को एक साफ बर्तन से दूसरे साफ बर्तन में कई बार उड़ेला जाए तो फिर से स्वाद बन जाता है। क्या है? पानी को मिक्स करके ठंडा करके थोड़ा बहुत एक बर्तन से दूसरे बर्तन में करने पर क्या होता है, पानी का स्वाद जो है पुनः वापस आ जाता है। इस उबले पानी को प्रयोग में लाने से पानी की अस्थायी कठोरता या खारापन भी समाप्त हो जाता है। इस विधि का यह दोष है कि ईंधन काफ़ी मात्रा में खर्च होता है। दोष में सिर्फ क्या है, हमारा ईंधन ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए ये उबला हुआ जल जो है वो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक होता है। फिर दूसरी विधि है निस्पंदन या छानना। घरों में जल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विधियों द्वारा निस्पंदन किया जाता है। बहुत पहले जब ये फिल्टर की व्यवस्था नहीं थी, तो घरेलू माध्यम से 4 मटकों की प्रणाली बहुत ही फेमस हुआ करते थे पहले के समय में। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 4 मटकों की प्रणाली में किस तरह से पानी छानकर पीने लायक बन जाता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले मलमल के कपड़े से छान कर, इसमें 4 मटके एक के ऊपर पहले उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे रखा जाता है, और बहुत छोटे छोटे से छेद बना दिए जाते हैं उसमें, जिससे पानी छनकर गिर सके हल्के हल्के से। तो आइए देखते हैं, मलमल के कपड़े से छानकर इसमें सूक्ष्म वस्त्र के माध्यम से पानी को छाना जाता है, परंतु इसके द्वारा छाना हुआ पानी जल जीवाणु रहित नहीं होता, क्योंकि वह वस्त्र जीवाणुओं, अशुद्ध गैसों और घुलनशील अशुद्धियों के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाता। इस विधि का एक दोष यह भी है कि वस्त्र का सदैव स्वच्छ रहना भी मुश्किल है। कपड़े से पानी को छानना, इस विधि में क्या होता है कि हो सकता है कपड़े जिस कपड़े से हम छान रहे हो उसमें अशुद्धियाँ वो गंदे हो जाए, बार बार उसे अच्छे से साफ से धोया नहीं जाए। इसके बाद ये तो मलमल के कपड़े से छानकर पानी को स्वच्छ किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 मटकों की प्रणाली। इसमें मिट्टी के चार घड़े एक विशेष स्टैंड पर रखकर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जैसा कि पहले भी बताया कि 4 मटके होते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों मटके एक के ऊपर एक स्टैंड पर रख दिया जाता है। ऊपर के 3 घरों में छोटा सा छिद्र होता है। घड़े के छिद्रों पर मलमल का कपड़ा रखा जाता है। क्या है, सबसे पहले घड़े में छोटा सा छेद है और सेकंड वाले पे मलमल के कपड़े रख दिए जाते हैं।
घड़े के छिद्रों पर मलमल का कपड़ा रखा जाता है। साफ किया जाने वाला पानी पहले घड़े से धीरे धीरे छनकर दूसरे घड़े में आ जाता है। पहली बार तो सिर्फ कपड़ों से पानी छान दिया जाता है और धीरे धीरे दूसरे घड़े में वो पानी आ जाता है। दूसरे घड़े में कोयले के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं। हम लोग घर में कभी जैसे फिल्टर वगैरह का प्रयोग करते हैं, स्टील वाला नहीं, और भी जो है जैसे प्योरिट वगैरह, तो उसमें देखिएगा अलग तरह से हर 6 महीने पे उसको बदला जाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या किया जाता है कि कोयले के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं। कोयला का क्या काम है? पानी में टुकड़ा डालना कोयले का, इसका क्या काम है? ये पानी के दुर्गंध को समाप्त करता है। पानी छिद्र में से छनकर तीसरे घड़े में आ जाता है। क्या है? कोयले के टुकड़े से भी छनकर आया तो क्या होगा? पानी में जो भी किसी भी प्रकार का गंध है तो वो समाप्त हो जाता है। और फिर है इस तीसरे घड़े में जो है, इस घड़े में रेत व छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते हैं। बालू और छोटे छोटे पत्थर को डाल दिया जाता है। महीन रेत में जीवाणु फंस जाते हैं और साफ पानी छिद्र में से छनकर चौथे घड़े में आ जाता है। रेत और छोटे छोटे पत्थर का क्या काम है? बहुत बारीकी से पानी को छानकर उसके माध्यम से धीरे धीरे पानी छनकर चौथे घड़े में आ जाता है। कोयले का क्या काम था? पानी से दुर्गंध हटाना। और रेत और पत्थर का काम क्या हो गया कि ये बहुत बारीकी से पानी को छान देता है। समय समय पर इनकी सामग्री को बदलते रहना चाहिए। इस विधि में समय बहुत लगता है, परंतु गांव में पानी को साफ करने का ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है। ये बहुत पहले हुआ करता था, अब तो बहुत सारी सुविधाएं, आधुनिक उपकरण भी आ गए हैं, जिसके माध्यम से गांव में भी अब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं घरेलू फिल्टर। यह चीनी मिट्टी या इन्फ्यूरोसोरियल का बना होता है। इसमें बारीक छेदों वाली बत्तियां होती है। यह बत्तियां 2 प्रकार की होती है। मोटे रवे वाली बत्तियां, पहला है क्या है? 2 तरह की बत्तियां होती है। पहला है मोटे रवे वाली और दूसरा है बारीक रवे वाली बत्तियां। मोटे रवे वाली बत्तियों में घुलनशील अशुद्धियां तथा जीवाणु नहीं छनते, अतः इस प्रकार छने हुए जल को उबालना और विसंक्रमित करना जरूरी हो जाता है। बारीक रवे वाली बत्तियां द्वारा पानी पूर्ण शुद्ध हो जाता है। 2 तरह की बत्तियां होती है, एक बारीक और एक मोटे। तो मोटे में पानी बहुत अच्छे से नहीं छनता है, लेकिन बारीक बत्तियों में पानी अच्छे से छन जाता है और पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पत्तियों को उबालकर कीटाणु रहित कर देना आवश्यक हो जाता है। पानी को फिल्टर करने वाले कई उपकरण आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, जो पानी को जल्द साफ कर देते हैं और जिन्हें घर में प्रयोग करना आसान है। तो अभी के समय क्या हो गया कि बहुत सारे आधुनिक उपकरण आ गए हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पानी को स्वच्छ करने में परेशानी नहीं होती है। इसका एक उदाहरण है एक्वागार्ड। इसमें यूवी किरणों की सहायता से कुछ सीमा तक जल को जीवाणु रहित किया जा सकता है। उसके बाद है रासायनिक पदार्थों द्वारा। आइए रासायनिक पदार्थ से हम जल को कैसे स्वच्छ करते हैं इसके बारे में जानें। तो पानी को शुद्ध करने के लिए कई रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे फिटकिरी, क्लोरीन, कॉपर सल्फेट, फिर बुझा हुआ चूना, पोटेशियम परमैंगनेट। इन सब चीज़ों के माध्यम से ये सब सारे रासायनिक पदार्थ हैं, इनके माध्यम से हम लोग जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरीन के बारे में जानें। यह सबसे सस्ता, सरल, कुशल और विश्वसनीय साधन है। यह रोगाणुओं को नष्ट करती है, परंतु उस जल की गंदगी को दूर नहीं करती। इसलिए पहले पानी को छाना जाता है, फिर उसका क्लोरीनीकरण किया जाता है। इसका पानी के साथ 1:20 लाख का अनुपात रखा जाता है। क्लोरीन की गोलियां भी बाजार में हालोजन क्लोरडेक्लोर नाम से मिलती है, जो पानी को घरेलू स्तर पर स्वच्छ करने के काम में लाई जाती है। क्लोरीन की एक गोली को तोड़कर 10 लीटर पानी में घोलकर उसे 25 से 30 मिनट तक छोड़ देना चाहिए और फिर
फिल्टर कर इसे रख दिया जाता है। तो क्लोरीन के माध्यम से इस तरह से जल को स्वच्छ किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिटकिरी। फिटकिरी के माध्यम से हम लोग जल को कैसे स्वच्छ करेंगे। यह भी पानी को साफ करने की एक रासायनिक विधि है। फिटकिरी एक सस्ता रसायन है। इस विधि द्वारा पानी पूर्णतः साफ हो जाता है और कीटाणु भी इसके माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। इस विधि में दूषित पानी में फिटकिरी डाली जाती है। फिटकिरी की प्रक्रिया से पानी में स्थित ठोस पदार्थों का स्कंदन हो जाता है और वे इकट्ठे होकर नीचे तली में बैठ जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखेंगे खुद से प्रैक्टिकल करके, एक बड़ा सा फिटकिरी लेकर और उसे जिस बर्तन में पानी रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, उसमें एक बार दो चार बार ऐसे कर गोल गोल घुमा देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिएगा कि जो भी गंदगी है वो एक जगह जमा होकर और नीचे तली में बैठ जाता है। फिटकिरी में कीटाणुनाशक शक्ति होती है, इसलिए पानी में घुले सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, परंतु जल पर इसका कोई रासायनिक प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर लास्ट में इसमें हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से कैसे पानी को साफ किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर से भी जल को शुद्ध किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जल में मिलाने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है जो जल को शुद्ध करती है। ब्लीचिंग पाउडर जल में अशुद्धियों के अनुपात में डाला जाता है। प्रायः 100 गैलन जल में 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालने से पानी शुद्ध हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से भी जल को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जल में अशुद्धता के स्रोत, जिसके अंतर्गत पानी के स्रोत के स्थान, जल कैसे अशुद्ध होता है, तो इसके बारे में जाना कि पानी के स्रोत के स्थान, फिर ढोते समय कैसे जल अशुद्ध होता है, उसके बाद है संग्रह करते समय अशुद्धियाँ और वितरण करते समय अशुद्धताएं। इन सब चीज़ों के बारे में जाना। इसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का महत्व, हमारे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का क्या महत्व है, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारियाँ प्राप्त की। फिर जल को शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ, घरेलू स्तर से हम लोग जल को कैसे कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि जल को उबाल कर, निस्पंदन या छानकर या मलमल के कपड़े से छानकर, फिर 4 मटकों की प्रणाली, उसके बाद घरेलू फिल्टर, इन सब के माध्यम से हम लोग घरेलू स्तर से जल को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा रासायनिक पदार्थों के माध्यम से कैसे जल को साफ किया जाता है। तो रासायनिक पदार्थों के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने क्लोरीन, फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि के बारे में जाना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग जीवन रक्षक घोल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।